पहले तो डायलेट होते हैं क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड हो रहा था, और फिर डायलेशन के बाद भी इनको जब एक्स्ट्रा प्रेशर रेगुलर लगाना पड़ता है तो ये क्या हो जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफीड हो जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी और यहाँ फ्लूइड ज़्यादा होगा लेकिन यहाँ स्टेनोसिस, यहाँ से ब्लड वापस नहीं जाएगा, तो भले ही ये वॉल्व ठीक हो, मिट्रल वॉल्व ठीक हो, लेकिन जब यहाँ से प्रेशर क्रिएट होगा, बहुत ताकत लगाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस वॉल्व को पुश करना शुरू कर देते हैं, इस वॉल्व को पुश करते हैं, और इससे होगा क्या कि फ्लूइड यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खाली नहीं हुआ है, ये भी खाली नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ स्टेनोसिस है, और फ्लूइड अब जो यहाँ आ रहा था वो यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ जब फ्लूइड इकट्ठा होगा तो एट्रियम फिर अपनी कोशिश करेगा कि फ्लूइड नीचे भेजा जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ नीचे खाली नहीं है तो ये भेज नहीं पाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करता रहेगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। इससे क्या होगा, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी होगा। अब फिर वही सब कहानी शुरू हो जाएगी, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, फिर यहाँ कंजेशन, फिर ये बैकवर्ड कंजेशन, फिर पल्मोनरी एडिमा, और फिर पल्मोनरी एडिमा के सिम्टम, और फिर यहाँ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और फिर राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, और फिर सिस्टमिक कंजेशन। समझ में आ रहा है? अब बात यह है कि आप ये कह सकते हैं कि सर सब में तो सेम ही सिम्टम है, तो अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें यह है कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये 1 सेकंड में हम लोग पहुंच जा रहे हैं वहां, लेकिन वॉल्व बाय वॉल्व डिपेंड करता है कि कौन सा वॉल्व खराब है, तो इन्वॉल्वेशन उस फेज में होता है, फिर उतना समय लगता है कि यहाँ अगर वहां खराबी है तो यहाँ तक पहुंचने तक समय लगता है। तो सबसे पहले आपको खराबियां यहाँ वाली शुरू होंगी मिलने। तो फिर हम कोशिश ये करते हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं कि अगर इसको नहीं रोका गया तो ये वाला भी खराब हो जाएगा, तो हमारा काम होता है कि ये जो खराब हुआ है, ये खराब हुआ है उतना ही रहे, और कंसल्ट करना रहता है कि इतना खराब हुआ है, आगे क्या होगा, आगे आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। राइट, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल खराब हुआ है तो धीरे धीरे राइट वेंट्रिकल भी खराब हो जाएगा, और राइट वेंट्रिकल खराब होने के बाद क्या होगा, बैकवर्ड कंजेशन होगा, तो लीवर खराब हो जाएगा, और फिर किडनी खराब हो जाएगी। ये पूरी कहानी आप बताएं, इसलिए पढ़ाई हो रही है। लीवर और किडनी क्यों खराब हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना, या फिर से बताने की जरूरत है? लीवर किडनी खराब होने के 2 कारण हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो टॉक्सिक मटेरियल है, उसको यहां से लिया नहीं जा रहा है कि यहां से आकर इसको बाहर निकाला जाए, तो वो टॉक्सिसिटी खराब कर देगी। दूसरा, जो उसको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो सही क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो जितने वाइटल ऑर्गन है सारे फेल होंगे। तो धीरे धीरे किडनी फेल हो जाएगी, फिर लीवर फेल हो जाएगा, फिर ब्रेन फेल होगा, फिर कार्डिया फेल होगा, और यहाँ कंजेशन होते होते रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अलग से हो जाएगा, मल्टी ऑर्गन फेलुअर। तो ये सब सीखने के लिए और एक वॉल्व खराब होने से क्या क्या हो सकता है, ये सब जानने के लिए हम लोग पूरी पढ़ाई बार बार कर रहे हैं कि वॉल्व के खराब होने से क्या होगा। बाकी सिम्टम लगभग सेम ही लगभग सब में आते रहते हैं। तो ये है आपका ऑर्टिक स्टेनोसिस। अब ऑर्टिक स्टेनोसिस के सिम्टम की अगर बात करें तो सिम्टम सबके लगभग सेम है। डिपेंड करता है कि कितना स्टेनोसिस है, कितने डिग्री की स्टेनोसिस है, कितना ब्लॉकेज हुआ है। जितना ब्लॉकेज होगा सिम्टम उतने सीवियर होंगे, जितना कम ब्लॉकेज होगा सिम्टम उतने कम होंगे।
आप समझ भी पा रहे होंगे कि जितना कम ब्लॉकेज होगा उतना ब्लड तो चला ही जाएगा, ज़्यादा ब्लड जाएगा तब तो ऑक्सीजन भी बढ़िया मिलेगा, तो बाकी सिम्टम भी ठीक रहेंगे। और जितना ब्लड चला जाएगा तो ओवरलोड वहाँ उतना ज़्यादा होगा नहीं, तो हाइपरट्रॉफी होने के चांसेस हैं नहीं। लेकिन अगर ये स्टेनोसिस बढ़ता चला गया तो ब्लड फिर पंपिंग में दिक्कत आएगी, ओवरलोड होगा, हाइपरट्रॉफी होगी, और हाइपरट्रॉफी के बाद दूसरा स्टेप क्या है, फेल्यूर। तो सिम्टम भी डिपेंड करते हैं सीवियरिटी पे, ब्लॉकेज कितना है, कितने % ब्लॉक हो चुका है इस पे। फिर भी अगर हम लोग सिम्टम कहें तो चेस्ट पेन हो सकता है, वो हर वॉल में होगा। अगर आप सिम्टम की लिस्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। चेस्ट पेन होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। क्या कहते हैं, एंजाइना। एंजाइना का मतलब है चेस्ट में पेन, एंजाइना का मतलब है सीने में दर्द। पेक्टोरलिस मसल होती है सीने में, तो पेक्टोरल एरिया में चेस्ट में पेन होता है, इसलिए इसको एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर होता है चेस्ट में, तो ये पेक्टोरलिस एरिया में पेन होता है, इसलिए इसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। मतलब इसका ये है चेस्ट में पेन। डिस्निया होगा, एंजाइना पेक्टोरिस। दूसरा डिस्निया, सांस फूलेगा। तीसरा चक्कर आएगा, सिंकोप, डिजीनेस सबसे पहले, फिर उसके बाद सिंकोप, चक्कर आके बेहोश हो जाएगा, सिंकोप। पल्पिटेशंस होंगे, दिल धकधकाएगा, पल्पिटेशंस होंगे। हार्ट फेल्यूर हो सकता है बाद में, और सडन डेथ हो सकती है। ब्लॉकेज अगर कंप्लीट ब्लॉक हो गया तो सडन डेथ हो सकती है। ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है। ब्लड प्रेशर फॉल, थ्रेडी पल्स मिलेगा। मरमर साउंड मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन सेम कराए जाएंगे जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। फाइंडिंग सेम आएगी। इस वाले में फाइंडिंग क्या आएगा कि मरमर आपको कहाँ मिलेगा, ऑर्टिक वॉल पे। ये जो वॉल्व की साउंड की बार बार मैं बात करता हूँ, इस डिजीज के बाद हम लोग सीधे पढ़ेंगे कार्डियक साउंड, और फिर उसके बाद आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऑर्टिक वॉल्व के एरिया में मरमर मिलेगा। दूसरा क्रेप्स आपको मिल सकते हैं, कंजेशन होगा तो। एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी सब कराओगे। इको पे आपको ऑर्टिक वॉल्व पे डिफॉर्मिटी मिलेगा, और क्या मिल सकता है, हाइपरट्रॉफी मिल सकती है।